नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके टेक्स। इस वीडियो को हम आरबीसी मनोविज्ञान की 11th क्लास की पुस्तक के चैप्टर नंबर 8 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा और इस वीडियो के अंदर में आपका जो भी स्कोर बने वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। इसके बाद में हमारे पास केवल 2 वीडियोज और बच रहे हैं 11th क्लास की पुस्तक से। इस तरह हम इस 11th क्लास की बुक को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और देखिए, ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये रीट एग्जाम्स के लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आपको तैयारी अच्छे से रखनी है और हर वीडियो देखिएगा। अधिक वीडियो नहीं बने हैं लेकिन जितने भी बने हैं हर क्वेश्चन तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। देखिए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, रीट एग्जाम में अपना सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको ही पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा और अगर आपका सिलेक्शन होगा तभी आपकी जो स्थिति है वो सुधरेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिक बार्डो व रुक ने चिंतन को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जिक बार्डो व रुक ने चिंतन को 2 भागों में बांटा है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? स्वली चिंतन और एक है यथार्थवादी चिंतन। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्वप्न, स्वप्न चित्र तथा अभिलाषा किस प्रकार के चिंतन के उदाहरण हैं? स्वली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये स्वली चिंतन के उदाहरण हैं। स्वप्न, स्वप्न चित्र, अभिलाषा, ये सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को कितने भागों में बांटा है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा है। तो ये 3 भाग कौन कौन से आप ध्यान रखिएगा। एक है अभिसारी चिंतन, एक है सृजनात्मक चिंतन और एक है आलोचनात्मक चिंतन। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। ये तीनों प्रकार है यथार्थवादी चिंतन के। आगे देखते हैं। यहाँ पर चिंतन में संप्रत्ययों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़-तोड़ होता है, उक्त परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है बताएं? बैरॉन, सिल्वरमैन, रुक या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, चिंतन की ये परिभाषा दी गई है बैरॉन के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कीवर्ड के रूप में आपको यहाँ पर ध्यान रखना इन शब्दों को, संप्रत्ययों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं। किस प्रकार के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन कहते हैं? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिसारी चिंतन। फिर आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कुछ घटना या वस्तु के बारे में कहने पर वे उनका गुण दोष परखते हैं तो उनमें किस प्रकार का चिंतन होता है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आलोचनात्मक चिंतन होता है इस प्रकार के लोगों में, जो किसी भी घटना या फिर वस्तु के बारे में उनके गुण दोषों को परखते हैं। आगे देखते हैं। फिर तर्कना के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, तर्कना के प्रकार होते हैं 4। 4 प्रकार कौन कौन से? एक होता है निगमनात्मक तर्कना, एक होता है आगमनात्मक तर्कना, एक होता है आलोचनात्मक तर्कना और एक होता है सादृश्यवादी तर्कना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। यह परिभाषा किसकी है? बैरॉन, सिल्वरमैन, रुक या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो ये चिंतन की परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी सिल्वरमैन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहते हैं? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर कोई नहीं?
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सृजनात्मक चिंतन। आगे देखते हैं, आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात कर नहीं लिए जा सकते। तो यह परिभाषा किसकी है? बैरॉन, सिल्वरमैन, रुक या फिर कोई नहीं। तो यहां पर जो ये परिभाषा दे रखी है ये परिभाषा है रुक की। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, मैटलिन के अनुसार समस्या समाधान के कितने पहलू होते हैं? तो कितने होते हैं आप बताएं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 पहलू होते हैं। 3 पहलू कौन कौन से? एक होता है मौलिक, एक होता है लक्ष्य, एक होता है नियम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मौलिक, लक्ष्य और नियम ये समस्या समाधान के पहलू होते हैं। किसके अनुसार? मैटलिन के अनुसार। आगे देखते हैं यहाँ पर, चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, विशेषकर जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। तो यह परिभाषा किसकी आप बताएं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंट्रोक की यह परिभाषा है। आगे देखते हैं यहां पर, यदि रमेश से कहा जाए कि 7 में 5 जोड़ने पर क्या उत्तर आएगा, रमेश इस समस्या को हल करने के लिए किस चिंतन का सहारा लेता है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर कोई नहीं। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अभिसारी चिंतन। आगे देखते हैं, चिंतन सदैव किसकी ओर उन्मुख होता है? ज्ञान की ओर, मानसिक खोज की ओर, लक्ष्य की ओर या फिर कोई नहीं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है, चिंतन सदैव उन्मुख होता है लक्ष्य की ओर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है बताएं। क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, सिगमंड फ्रायड या फिर कोई नहीं। तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा चिंतन का मूल तत्व है? मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन, समस्या समाधान या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, सभी। यानी जो यहाँ पर चारों दे रखे हैं ये चारों चिंतन के मूल तत्व हैं, मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन, समस्या समाधान। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सी विधि समस्या समाधान की विधि है? यादृच्छिक अन्वेषण विधि, स्वतः अन्वेषण विधि, दोनों या फिर कोई नहीं। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो दोनों विधियां हैं ये समस्या समाधान की विधियां हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम के किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? साहचर्य, अनुकरण, पुनर्बलन या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो भाषा का विकास है अधिगम के इन सभी सिद्धांतों पर आधारित होता है व्यवहारवादियों के अनुसार। तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, साहचर्य, अनुकरण और पुनर्बलन। आगे देखते हैं यहाँ पर, अंतःक्रिया करने के लिए भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो कितने भागों में किया गया बताएं। तो भाषा का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? वाचिक भाषा, एक है सांकेतिक भाषा और एक है आलेखीय भाषा। तो ये आप तीनों ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भाषा की संरचना एवं नियम को निर्धारित करने वाला मुख्य तत्व यहाँ पर कौन सा है? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान या फिर सभी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, भाषा की संरचना एवं नियम को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व ये सभी हैं। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कंटेस्टली, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। आगे देखते हैं यहाँ पर,
राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, यह किस प्रकार का चिंतन है? स्वलीय चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन तो होगा नहीं और यथार्थवादी चिंतन भी होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वलीय चिंतन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण उपयोग बताने को कहा जाए तो वह व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बतलाएगा। इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं? देखिए, जो कलम होता है उसका साधारण उपयोग तो क्या होता है? साधारण उपयोग होता है लिखना, लेकिन उसका यहाँ पर असाधारण प्रयोग के संबंध में बात कर रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वलीय चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, यथार्थवादी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा सृजनात्मक चिंतन। तो ये आप कंठस्थली ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। अब मैं आपको पिछले वीडियो से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आपको कितना याद है ये अधिक मैटर करता है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको पुराना कुछ याद ही नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब है? जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक कुछ भी मतलब नहीं है। तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बंडूरा ने अध्ययनों के द्वारा शिक्षण अधिगम के कितने तत्व बताए हैं? तो आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखते हैं, वंशक्रम का प्रभाविकता एवं वियोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क, गैरिसन, मेंडल या फिर डार्विन? इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पैतृक गुणों व विशेषताओं को कौन निर्धारित करता है? डीएनए, जीन, गुणसूत्र या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।